चलो अब कृपया करके शांत हो जाइए तो शुरू करें। देखो अच्छा, हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? आ रहा है? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं हम लोग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बताया गया है, चुप हो जाओ भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बताया गया है तुम्हारे सेक्शन 2 क्लॉज 40 में। इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो चीज होती है जो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन एक फाइनेंशियल बिजनेस की पोजीशन, एक बिजनेस की पोजीशन की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब वो क्या कर रही है काम इस समय करंट टाइम में। ठीक, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट ही नहीं होती है। जो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तुम लोग के दिमाग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आता है बैलेंस शीट, सबके दिमाग में ही आता है। बैलेंस शीट ही नहीं है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है किसी कंपनी का, उसके साथ साथ और भी चीजें होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताती हैं। कौन कौन सी चीजें उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले है तुम्हारा जो तुम लोग बोलते हो क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है तुम्हारा? बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि भाई इनके पास कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज और कितनी कैपिटल है, ये बताती है। इसके अलावा कुछ नहीं बताती। इसका काम क्या होता है? दूसरा क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो क्या बताता है किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का? प्रॉफिट्स को बताता है ना। क्या बताता है? प्रॉफिट और लॉस को बताता है। ये क्या बताता है तुम्हारा? ये बताता है एसेट्स कॉमा लायबिलिटी एंड कैपिटल, ये बताता है। बैलेंस शीट क्या शो करती है किसी भी कंपनी की? क्योंकि हर चीज की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। पहले जानो ये अकाउंट बनाने का मकसद क्या है। जो अकाउंट बनाए जा रहे हैं या जो आप लोग बुक बना रहे हो उसका मकसद तो पता हो। हम लोग में हर रिकॉर्ड रखने के पीछे एक वजह होती है, वरना फालतू का काहे इतने पन्ने भर रहे हैं हम लोग। पन्ने भरने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना कि पन्ने भर ही रहे खाली बस ऐसे ही ना। तो ये तुम्हारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बनेगा तुम्हारा? ये किस लिए होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए? प्रॉफिट या लॉस को बताता है। ये क्या बताता है तुम्हारा? ये बताता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट को बताता है। क्या बताता है? नेट प्रॉफिट एंड लॉस को। कंपनी को जो है प्रॉफिट्स हो रहे हैं या कंपनी को सालाना लॉस हो रहे हैं ना। कहीं हमारे साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो कैसे बताएगा वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा उसका। तीसरा और सबसे अहम जो होता है तुम्हारा कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है किसी भी कंपनी का? कैश फ्लो बताता है कि एक साल में हमारे पास कितना कैश इन हुआ और कितना कैश आउट हुआ। और कैश फ्लो एक और चीज बताता है। कैश फ्लो ये बताता है कि किसी भी कंपनी में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, उतना कैश तुम्हारे गले में नहीं होगा। क्योंकि कुछ आइटम क्या होते हैं, कुछ आइटम नॉन कैशियल भी होते हैं। तुम्हारे स्कूल में ये सब चीज समझाते नहीं। मसला यही है कि कैश नॉन कैश तो कहते हैं कि स्टेटमेंट है उसको याद कर लो उठा के और जो है ऐसे सवाल लगा लो। नहीं, गलत चीज है। उसके बारे में तो पता हो कि कौन सा आइटम जो आ रहा है फ्लो के अंदर वो किस लिए आ रहा है, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों लेस कर रहे हैं, हर के पीछे एक रीजन होता है ना। इसीलिए चैप्टर बहुत बड़ा है, सारे चैप्टर बहुत बड़े हैं जितने भी देख रहे हो। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में क्या होता है तुम्हारा? बताता है कैश फ्लो बताता है कैश एंड नॉन कैश के बारे में बताता है। कैश और नॉन कैश
कैश के आइटम कौन से इनमें से और कौन से नॉन कैश है, और उनका क्या इनफ्लो एंड आउटफ्लो ना, ये आइटम हो गया तुम्हारा। ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या है, चौथा, उसके बाद तुम्हारा कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये हर एक में नहीं बनता है, ये मेन तो तीन ही होते हैं, मेन तीन होते हैं खाली, बचे तीन, मेन से तीन होते तुम्हारे। ये जो बोल रहा है चौथा वाला स्टेटमेंट जो है तुम्हारा ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये बताता है किसी भी कंपनी की इक्विटी में चेंजेस के बारे में। अगर किसी भी कंपनी का इक्विटी से भाई कैपिटल स्ट्रक्चर जब चेंज हो रहा होता है इक्विटी में, तो उसके चेंजेस के बारे में बताता है, अगर वो चेंज हो रहा है तब ना। तो यहां पे इसलिए लिखा जाता है क्या कि अगर क्या होगा, इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, इसलिए अगर चेंजेस होते हैं तब वो जो है हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं इक्विटीज में, तो उसके लिए स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और आखिरी होता है तुम्हारा एक्सप्लेनेटरी नोट। और इसमें क्या बताता है, जितने भी कंपनी में चीजें होती हैं और जो भी हमारे क्या होते हैं डिसीजंस होते हैं, वो उसको क्या करती है, एक जगह पे नोट करती है और उसे एक्सप्लेनेटरी नोट में बताती है कि ये ऐसा हमने किया या ये किया है तो ये क्यों किया है, इसके पीछे रीजन देती है एक नोट बनाकर। तो ये तीन चीजें तुम्हारे जो है बनाई जाती हैं हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में, तीन चीजें मेन है, और ये बाकी दो थ्योरी, ये इसका थ्योरी से पूछ सकते हैं, सवाल नहीं आएगा इसका कुछ भी। ठीक है, नोट्स में कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है या कोई भी जो है तुम्हारा इंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर कोई भी कंपनी में चेंजेस लाते हैं या कुछ भी होता है, तो उससे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमने अगर ऐसा काम किया है बैलेंस शीट में तो क्यों किया, उसके पीछे रीजन क्या है, या तुम्हारा जो है कोई भी लायबिलिटी अगर है या कुछ क्लेम किया तो कैसे किया है, किसको किया है, सबके एक्सप्लेनेटरी नोट देते पूरा उठा के, एक्सप्लेनेशन एक तरीके से समझ लो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पांच चीजें, समझ में आया? इसको नोट कर लो पहले पांच चीजों को। फाइनेंशियल को बताया गया है सेक्शन तुम्हारा, इसी के बाद क्या है बताओ, कंपनी एक्ट सेक्शन 2 है, कौन सा है कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट कितना है बताओ, 1913। कंपनी एक्ट क्या है इसमें करेक्ट टाइम में 2013 समय, वो 1913 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अलग होता है। ये क्या होगा तुम्हारे 41 में क्या बताया गया तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया गया कि किसी कंपनी का, हर कंपनी का जब फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है वो सेम होता है, चेंज करे सेम होता है, और जो कि होता है 12 महीने का, कितना महीने का होता है फाइनेंशियल ईयर होता है, कितना महीने का होता है 12 ईयर्स का होता है। चलो ठीक है, 12 मंथ होता है, हम लोग ध्यान से 12 मंथ का होता है ना, हर फाइनेंशियल कितना होता है तुम्हारा 12 मंथ का होता है तुम्हारा। अब ये 12 महीने जो होते हैं मोस्टली हर कंपनी में 90% जो होता है वो 1 अप्रैल से हर कंपनी में, लेकिन ये बात हर एक पे एप्लीकेबल नहीं होती है, ये भी याद रखना। 90% ये बात सच है कि 1 अप्रैल 31 मार्च होता है, ये उन कंपनियों में एप्लीकेबल नहीं होती है जो कंपनी है जिनका हेड ऑफिस फॉरेन में होता है, और क्या कर रही होती है, कंसोलिडेशन कर रही होती है, आपस में मिल रही होती हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है। बाहर कंपनी है, कोई भी कंपनी बाहर की है, वो यहाँ इंडिया में मिल होती है, तो बाहर का हो सकता है फाइनेंशियल ईयर चेंज हो, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक
सेक्शन जो है यही होता है हमारा टैक्स पेइंग। हमारी जब इनकम टैक्स भरते हैं हम लोग तो 31 मार्च, क्योंकि असेसमेंट ईयर जो होता है हमारा असेसमेंट ईयर वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है हमारा। इसीलिए इसके अकॉर्डिंग हर कंपनी अपनी जो है बैलेंस शीट भी 1 अप्रैल से 31 मार्च ही बनाती है अपना। हर फर्म, हर कंपनी, हर इंडिविजुअल जो है अपनी कंपनी अपनी बैलेंस शीट जो बनाता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही दिखाता है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग चलना बेहतर रहता है। वरना क्या करेगा अगर कैलेंडर ले लेगा तो कैलेंडर में दिक्कत होगी। दिक्कत क्या है कि उसे जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा 3 महीने का एक्स्ट्रा, क्योंकि वो दिसंबर में क्लोज कर देगा अकाउंट। और ITR का फाइल करेगा, इनकम टैक्स का फाइल करेगा अपना, वो 31 मार्च को फाइल करेगा वो, तो 3 महीने को उसे अलग से PL स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और 3 महीने की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो काम बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया है। लेकिन ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो कंपनियाँ बाहर हैं, जिनका हेड ऑफिस बाहर है, वो यहाँ आके काम कर रही हैं, कॉन्सोलेट हो रही हैं आपस में आकर, तो वो उनका फाइनेंशियल ईयर हो सकता हो मे भी चेंज हो। इसी में ऐसा कुछ है नहीं कि आप जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रखिए, बस ये इसलिए सहूलत होती है आपको करने के लिए, टैक्स कैलकुलेट करने में आसानी होती है इंसान के ना। ठीक, उसके बाद तुम्हारा जो है बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि बैलेंस शीट के लिए कौन से शेड्यूल में बताया गया है, कहाँ पे लिखा गया है। तो बैलेंस शीट को जो बताया गया है वो शेड्यूल 3 में बताया गया है। शेड्यूल बताया गया है, ये नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ऑब्जेक्टिव में MCQ में जरूर आएगा कि बैलेंस शीट का शेड्यूल क्या है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 में आता है। चलो तो लिख के बताते हैं तो देखो रहा है, देखो मैं लिख एज पर कंपनी लॉ। देखो जो तुम्हारा सिलेबस में बताया गया है उस शेड्यूल में कहाँ आता है हमारे कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट में तुम्हारा कहाँ आता है, कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। कंपनी एक्ट में शेड्यूल बनाए हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ना। शेड्यूल क्या होता है जानते हो तुम लोग? शेड्यूल जानते हो? शेड्यूल तुमने नाम सुना होगा, तुमने सुना शेड्यूल बैंक होते हैं, एक होता है नेशनलाइज बैंक होते हैं, बैंक भी कई टाइप के होते हैं ना, एक होता है नेशनलाइज बैंक होते हैं। इस समय करंट टाइम से 19 बैंक है, कितने 21 बैंक थे, फिर अमेलगेमेट अब तो और कम हो गए, अमेलगेमेशन में 14 हो गए समय ना करंट टाइम में। नेशनलाइज बैंक जानते नहीं जानते लोग? नहीं जानते नेशनल बैंक, नेशनलाइज बैंक, ये इंटरनेशनल बैंक है ना कोई? इकोनॉमिक्स पढ़ो तो बताओ। सब पढ़ लेते हैं एग्जाम में कमर्शियल वाला है ऐसे वो और फिर करेंगे मत जरूरी है क्या? ठीक है। तो अब बात करते हैं शेड्यूल की। तो शेड्यूल 3 में बताया गया है और इसमें 2 बात बताई गई है। इसमें कितने पार्ट है शेड्यूल 3 में तुम्हारे? बहुत सारे पार्ट हैं, सिर्फ 2 पार्ट पढ़ने हैं। पार्ट 1, ये पूजा पाठ वाला पार्ट नहीं, ये पार्ट है, ये पार्ट है, पार्ट और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में जो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बताया गया है वो डिस्क्राइब किया गया है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। उसको बताया गया है बैलेंस शीट के प्रोफॉर्मा को बताया गया है। और पार्ट 2 के अंदर बताया गया है किसके प्रोफॉर्मा को? प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोफॉर्मा को बताया गया है। समझ में आया नहीं? तो अच्छा, तो इसमें जो है कितने तुम्हारा शेड्यूल कंपनी एक्ट 2013 है, शेड्यूल कितना है? 3 है। पार्ट 1 में बैलेंस शीट और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे पहले तुम लोग ये बात बता दी? नो सर, ये ऑब्जेक्टिव में पेपर में आएगा तुम्हारा। MCQ जितने पेपर आते हैं MCQ होता है, ये पूछा जाता है बैलेंस शीट के शेड्यूल में आती है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 लिखा होगा। शेड्यूल के शेड्यूल में आती है तुम्हारी, शेड्यूल 3 में आती है। और पार्ट कौन सा रहता है तुम्हारा? 1 रहता है। पार्ट बैलेंस शीट का कौन सा होता है ये पूछेगा ना। और अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ तो किस पार्ट में आएगा तुम्हारा? पार्ट 2 में।
वो बनती थी कैसे? वो बनती थी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनता था तुम्हारा। कैसे बनता था? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? खड़ा कि लेटा? लेटा था, यूं था ना? पहले बनती थी वो यूं थी तुम्हारी पहले ना, यूं मतलब डेबिट क्रेडिट साइड वाली थी, यूं करके थी ना? हाँ ये था यूं करके। भाई पार्टनरशिप भी तुमने पढ़ी है, बैलेंस शीट कैसे मैच कराई? इधर मैच कराई ना यूं करके। अब यूं मैच कराओगे, कैसे बनाओगे? यूं करके। तो क्या बोलते हैं? इसे वर्टिकल बोलते हैं। सर एक क्वेश्चन आया और था हाँ, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोथ और नन ऑफ दिस। कौन सा फॉर्मेट है? तो इसको लिखो इस चीज को। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट है तुम्हारा? वर्टिकल फॉर्मेट है। तो बैलेंस शीट जो ड्राफ्ट करी जाती है वो वर्टिकल फॉर्मेट ड्राफ्ट की है। ये एमसीक्यू कैसे लिखवा रहे इतना, क्योंकि एमसीक्यू में से पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन। फॉर्मेट कौन सा होगा इसका? तो पार्ट में पहले बताएगा, लिख लेना। पार्ट में कौन सा फॉर्मेट बताएगा तुम्हारा? वर्टिकल फॉर्मेट बताएगा। और ये पीएस पीएन भी तुम्हारा वर्टिकल फॉर्मेट है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट खत्म नहीं है इसके अंदर कोई भी। पहले होता था हॉरिजॉन्टल में क्या होता था? डेबिट और क्रेडिट होते थे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ना। भाई खर्चे इधर लिख देते, इनकम इधर लिख देते पीएल में। इसमें ऐसा नहीं, इसमें भी क्या है, ये भी तुम्हारा कौन सा फॉर्मेट है? वर्टिकल वर्टिकल फॉर्मेट में काम करती है। ये पूरा शेड्यूल 3 वर्टिकल फॉर्मेट में काम करता है। पूरा शेड्यूल 3 किस पे काम करता है तुम्हारा? वर्टिकल फॉर्मेट पे। इतने देर में तुम्हारे 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो गए। 4 या 5 नंबर तुम्हारे अंदर हो गए में। सिर्फ एमसीक्यू की बात करता है, एमसीक्यू जितना भी घुमा के पूछे 4-5 क्वेश्चन बता दिए। क्या बताया हमने पहले? तो कंपनी का एक्ट क्या है? 2013। शेड्यूल कितना है? शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट किस फॉर्मेट होता है? पार्ट होता है, और पार्ट 2 में भाई कौन सा फॉर्मेट बोल?